उसकी जड़ को पहचानना रहता है। एंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इट्स रूट कॉज, बीमारी तो जाती आती है, जो फर्स्ट एफरिज्म में बोला गया है ना कि एज इट इज टर्म, हम पेशेंट को उतना ही ठीक कर देंगे जैसा पहले वो था। तो यहाँ से आपको उसलिए ट्रिगर पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स हमेशा फाइंड आउट करना चाहिए। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स में जैसे इमोशनल स्ट्रेसर्स, अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन इनिशिएट और वर्सन ऑटोइम्यून रिस्पॉन्सेस। हार्मोनल में देखेंगे तो वही चीज कि आपका कॉर्टिसोल है, अगर प्रोलॉन्ग आप लंबे स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिसोल से अदर हार्मोन जो आपकी वेलबींग को मेंटेन करते हैं, दे गेट पोटेंशियली एक्सैगरेटिंग, ऑटोइम्यून डिसीज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। Homeopathic view of autoimmune disease. Autoimmune disease occurs when a body attack its own tissue. देखिए सिंपली आप समझिए, सभी लोग, बहुत बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस सभी जानते हैं। सोरा इज द नीड, साइकोसिस कहीं ना कहीं उस चीज को बढ़ा के जब ग्रीड में या एक्यूमुलेशन में बदल जाता है। सिफिलिस कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन मोड ले लेता है। अब वो डिस्ट्रक्शन जो एक सिफिलिस में बोला गया है, जो ऑटोइम्यून डिसीज में बोलते हैं कि साइकोसोमेटिक, साइकोसिफिलिटिक डिसीज होती है, तो वो किस तरीके से आपकी बॉडी को, अब जैसे पहले बोला ना कि सब कुछ आपके अंदर है, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी बॉडी ही भूल गई कि वो आपकी बॉडी है, आपके सेल ही भूल गए कि वो आपके सेल हैं। वो सेल एक दूसरे को मारने लगे, खाने लगे, एनगल्फ करने लगे। तो जो आप सुनते होंगे या पढ़ते होंगे कि अरे वो कैंसर का सेल है, उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो बगल के सारे कैंसर सेल्स बाकी की बॉडी को खराब करेंगे। तो वो जो अटैक इट्स ओन टिश्यू, लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, अब वो अपना एक जो कहीं ना कहीं कंट्रोल था वो खोने लगता है। तो आप भी जानते हैं कि आप एज अ नेचुरल, अगर आप भी एक, हर किसी की बोलते हैं ना एक सीमा होती है, एक टॉलरेंस पावर होता है। अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो चाहे आप हो चाहे आपका सेल हो, क्योंकि देखिए अपन भी सेल से ही बने, एक सेल, दो सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, देन पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग। तो वो सेल जब गड़बड़ होता है वो पूरी की पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं सिफिलिटिक मोड में ले जाता है। तो आपका वाइटल फोर्स भी वहां से डिस्टर्ब होना चालू होता है, जो आपका एक मेन ऑरा है बॉडी का। क्रॉनिक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो रहे, सबसे ज्यादा जो कारण है क्रॉनिक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि हर एक चीज का, एक डिसीज का, एक ऑर्गन का एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है। तो अगर वो ट्रिगर हो जाता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, तो वहां से आपकी बॉडी उस चीज का नेगेटिव रिस्पॉन्स लेना चालू कर देती है। सप्रेशन ऑफ मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स। Many autoimmune disease correspond strongly with a psoric, psychotic और syphilitic, miasmatic background, जो एनिमल सर ने पहले बताया कि कोई भी बीमारी हो, बेसिक से लेके सुपीरियर तक, हर किसी के पीछे एक मियास्मेटिक कॉज जरूर मिलेगा, which is its root cause। अब देखिए बहुत सिंपली तरीके से समझाऊं आपको। लेट्स सी हाउ आवर माइंड टेक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है कि जब आप किसी परेशानी में हैं तो हर किसी का एक्शन और रिएक्शन अलग होता है। आपके पास जितने भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जब भी कुछ घर में कुछ भी इस तरह की घटनाएं होती है, कुछ भी आपके कॉलेज में रहेगा, तो हर किसी का रिस्पॉन्स अलग रहता है। एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, बहुत सिंपल, इसमें मैंने 3 एग्जांपल कर दिया है कि अगर आपकी पर्सन है, उसके पास पेन है, थोड़ा से पैसे हैं और एक चाकू है, नाइफ है। अब सिंपली क्या है, अब इस पे एग्जांपल में एक फीमेल को रख लेता हूँ। एक लड़की है, रोज वो कॉलेज से घर जाती है, घर जाते समय एक लड़का टीजिंग करता है, परेशान करता है, ठीक है। तो लड़की क्या करेगी, कितना आपकी बॉडी एकदम से सिफिलिटिक नहीं होती है, पहले वो सूर्य के लिए रिस्पॉन्स करेगी। इसमें मियाज कैसे काम करेगा कि पहले वो समझेगी कि ये मेरे को परेशान क्यों कर रहा है। तो अगर उसको लगता है कि हाँ दैट इज द मेन मोटिव टू ईव मी, या जो भी मेरे को ही मोलेस्ट करना चाह रहा है, तो वो पहले कोशिश करेगी कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटीज। तो उसकी हायर अथॉरिटीज मींस उसके पेरेंट्स या उस लड़की के पेरेंट्स, उनको कंप्लेन करेगी कि भाई आपका लड़का मुझे परेशान कर रहा है। पेरेंट्स को बोलेगी कि मेरे को कोई लड़का रास्ते में परेशान करता है। तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे, पहले सोरिक रिस्पॉन्स, बेटा गली बदल लेना, मत जाना उस गली से। अगर कोई सादा सिंपल फैमिली वाले बोलेंगे एक दिन मत जाओ बेटा, 1-2 दिन बाद चले आना, इग्नोर कर दिया करो, यही कहते हैं सभी के पेरेंट्स। अब अगर यहाँ तक बात सेचुरेट हो जाती है कि उसने गली बदल दी, लड़का भी ठीक है चला गया, नहीं परेशान कर रहा है, ठीक है, सोरा में ही काम खत्म हो गया। नाउ अगर ऐसा रहता है कि अब जो पर्सन है वो थोड़ा सा भाई और थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था कि नहीं भाई इसको तो परेशान करना ही है, तो अब क्या होगा, वो उसको और अलग तरीके से कि नहीं भाई अब रास्ता भी रोक ले रहा है,
बात भी कर ले रहा है। तो यहाँ पर कैसा रहेगा, तो अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ठीक है अब तुम भाई के साथ चले जाया करो। भाई होता ना, ज्यादातर बहनों के साथ एक भाई को भेज दिया जाता है कई बार, मार्केट चले आओ, दीदी को शॉपिंग करा के आओ, क्योंकि उसका कारण कहीं ना कहीं साइकोसिस होता है पेरेंट्स के मन में कि ठीक है कोई हमारे बच्चे को परेशान ना करे। तो वहाँ पे प्राइवेट प्रोटेक्शन गार्ड मीन्स वो उसको एक प्रोटेक्शन। तो साइकोसिस जो आप पढ़ते हो ना, एक्यूमुलेशन, कवरिंग आ रही है, चीजें बढ़ा रही, तो आप उस घेरे को बढ़ाओगे कि ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा और मजबूत कर रहा हूँ, पेरेंट्स के साथ जाने लगोगे, कैब से जाने लगोगे, कोई और फ्रेंड्स के साथ जाने लगोगे। अगर तब तक भी चीजें चल रही है ठीक, तो ठीक है। अब एक दिन ऐसा है कि कुछ सुनसान जगह थी, उस लड़के ने आपके साथ थोड़ा सा एब्यूज करने की कोशिश करी, उसने आपको पकड़ लिया या किसी तरीके से वो आपको मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसी समय अब यहाँ पे नाइफ या कुछ भी आपके पास होगा, या नाइफ है आपके पास, तो दो ही बॉडी कमांड लेती हमेशा, या तो वो सामने वाले पर अटैक करेगी, या फिर अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सामने वाले से नहीं जीत सकती हूँ या जीत सकता हूँ, तो वो खुद को डिस्ट्रक्टिव मोड में लेना चालू कर देता है। और यही हमारी बॉडी का, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपकी बॉडी भी इसी तरीके से सोचती है। तो अगर आपका सेल एक तरीके से थक जाता है, तो या तो वो और नेक्रोसिस मोड में चला जाएगा, या फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑटोप्सोसिस मोड में चला जाएगा। इसी तरीके से जो भी सिफिलिटिक बीमारी बोल लें या डिसीज बोल लें या कॉज बोल लें, वो सभी इसी तरीके से बॉडी में आपके निकल कर आते हैं। तो आपको हमेशा ये तीनों फेज पेशेंट्स के अंदर समझना है कि किस तरीके से पेशेंट अभी प्रेजेंट कंडीशन में, वो सोरिक कंडीशन के कारण परेशानी, साइकोटिक या सिफिलिटिक, कॉमन ऑटोइम्यून डिसीज दैट एंड देयर मैनिफेस्टेशंस। तो सिंपली जब भी आपके पास क्लिनिक में कोई इस तरीके, क्योंकि कई बार रहता है पेशेंट या डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं कि वो जो पेशेंट है ही इज ऑन अ ट्रेड ऑफ द ऑटोइम्यून डिसीज, वो अब चल चुका है उस रास्ते पे कि आगे जाके अब वो ऑटोइम्यून होने वाला है। तो एज अ होम्योपैथ, एज अ काउंसलर, एज अ प्रिस्क्राइबर, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अभी से अपने पेशेंट को समझने लगे कि आगे अगर इस तरह की कंडीशन है, आप 100% आगे ऑटोइम्यून डिसीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि परसिस्टेंट फटीग एंड एग्जॉशन, जॉइंट पेन, स्वेलिंग्स, स्टिफनेस, रेडनेस, वार्मथ एंड इन्फ्लेमेशन, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स, नंबरिंग, टिंगलिंग्स, न्यूरोपैथीज डेवलप हो रही है, अनएक्सप्लेन हेयर लॉस एंड स्किन रैशेस है। अब आप बोलेंगे सर ये तो कई सारे कॉमन डिसीज में भी होता है, तो क्या सब ऑटोइम्यून हो जाएंगे? बट अगर अनवैलिडेटेड कॉज है, आप थके नहीं हो, काम में व्यस्त नहीं हो, तो भी आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप बढ़िया न्यूट्रिशन ले रहे हैं अच्छे एनवायरनमेंट में, तो भी हेयर लॉस हो रहा है, स्किन में कई प्रकार के इन्फेक्शंस बार बार डेवलप हो रहे हैं, तो इट्स अ अलार्मिंग साइन कि आपकी बॉडी कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लेने के लिए पूरी तैयार है। तो आप पूरा एक तरीके से ऐसा होम्योपैथ आप अपने पेशेंट को समझा सकते हैं जो कि सप्रेसिव मोड्स या सप्रेसिव ट्रीटमेंट से वो जितना बचेगा, क्योंकि अगर सप्रेशन ट्रीटमेंट्स हुआ तो वो उसको और आगे की ओर धकेलेंगे। तो वहाँ पे हमको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देना है, ना कि पेलिएटिव या सप्रेसिव ट्रीटमेंट देना है। न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस जो कि सिंपली आपको समझ में आ जाएंगे, मूड, उसके कॉग्निशन पावर खत्म होने लगेगा, बिहेवियर डिसऑर्डर्स या चेंजेस आने लगेंगे, ये भी एक मार्किंग साइन है कि अगर वो ऑटोइम्यून उसकी बॉडी होने लगी है, एक अपने आप को कमांड देने लगी है। ऑटोइम्यून डिसीजेस ट्रीटेड विद होम्योपैथी, कुछ जनरल डिसीजेज जो आपके क्लिनिक पे आएंगी, जिनको आप समझ सकते हैं कि आगे इनके प्रोग्नोसिस और ज़्यादा ऑटोइम्यून 100% लेवल तक जा सकते हैं। साइकोसोमेटिक कॉज बिहाइंड ऑटोइम्यून डिसीजेस, तो एक जो क्रॉनिक इमोशनल सप्रेशन है उसका एक कॉमन पैटर्न होता है, जैसे सप्रेस्ड एंगर। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से अपने गुस्से को दबा रहा है विदाउट एनी वैलिडेट रीजन, कोई कारण है तो अलग बात है कि भाई ठीक है बच्चा है, मम्मी पापा पे गुस्सा हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू चल रहा है विदाउट एनी रीजन, अनलॉजिकली, तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन सेल्स कहीं ना कहीं डैमेज होना चालू हो जाएंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ, लंबे समय से कोई दुख है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस कितना अगर आपने बोल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला टेंशन ले, आपने तो बोल दिया, लेकिन अगर नहीं बोल पा रहे हैं और आपकी ऐसी एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है उस बात को सैचुरेट करने के लिए, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक जरूर लेगी। साइलेंट सफरिंग्स, अंदर अंदर चीज़ों को छिपाना, बीमारियों को बोलने या कोई फीलिंग्स को बोलने, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस योर इमोशंस कंप्लीटली। So when emotions remain unexpressed for years, they disturb the vital force, leading to immune dysregulations. तो हमेशा ये आप याद रखिए कि कोई भी अगर आपका पेशेंट भी है, आप लोग पूछते हैं कि सर पेशेंट कहाँ बताएगा
कि वो परेशान है, ऐसा नहीं है। आप किसी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास जाइए, बहुत सारे भोपाल में क्लिनिशियंस हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अमोल सर बैठे हुए यहाँ पे, और भी कई सारे हैं, तो पुराने लोग हैं। तो अगर आप उस तरीके से कई आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं, पेशेंट एक घंटे नहीं 2-2 घंटे की भी केस टेकिंग देता है। हाँ, एक्यूट केस है, पैर में मोच आ गई, अब आप पूछ रहे हैं थर्स कैसा है, थर्मल कैसा है, अरे पैर में मोच है, दवाई तो घर जाएगा, कुछ गड़बड़ खा लिया, डायरिया हो रहा है, सपने कैसे आ रहे हैं, रंग कैसा दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऑटोइम्यून कैटेगरी में वो घुस रहा है, जा रहा है, इट्स ऑन अ ट्रेट ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज, तो वो आपको बताएगा, क्योंकि उन चीज़ों से परेशान है। और जैसे ही आप उसके पिन पॉइंट को क्लिक करते हैं ना, वो सब बताना चालू कर देता है। जैसे आप बोलते घर पे कोई तकलीफ, 2 बार जैसे पूछेंगे वो रोना भी चालू कर देगा कि हाँ सर बड़ी तकलीफ है, बड़ा भाई मेरे को घर से निकालने के लिए, जायदाद का बंटवारा है, सब चीज़ें निकालेगा वो। तो होम्योपैथ सिर्फ दवाई नहीं देते, वी आर द बेस्ट काउंसलर्स, सबसे अच्छे काउंसलर्स होते हैं होम्योपैथ, क्योंकि हम अपने पेशेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर हर चीज को एक्सप्रेसिंग फॉर द ईयर, अनएक्सप्रेसिंग फॉर द ईयर्स, लंबे समय से वो रखा हुआ है। तो कहावत है ना कि अगर दिल खोल देता है यारों के सामने तो ना खोलना पड़ता औजारों के सामने। तो वो कहते ना हार्ट सर्जरी, तो ऐसा मतलब बोला गया है कि अगर आप अपनी फीलिंग शेयर करें, इसलिए एक अच्छा दोस्त होना चाहिए हमेशा, जिससे आप बिना किसी फिल्टर बैरियर की चीजें एक्सप्रेस कर पाए, ताकि सच में आपको मेडिकेशन का नीड ना लगे। अब एग्जांपल्स जो क्लिनिकल केसेस मिलते हैं, जैसे साइलेंट रेसेंटमेंट, यहाँ पे मैंने कुछ रूब्रिक्स भी हैं, आप चाहे तो पिक ले सकते हैं, अगर किसी को बहुत इंटरेस्टेड लगे तो मैं अलग से उसका पीडीएफ भी आपको शेयर या जैसा भी आप मेरे क्लिनिक से भी कलेक्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी। तो ये आपके क्लिनिक में आप एज अ रूब्रिक इनको लेंगे, आपको बहुत एग्जैक्ट आपका टूल में काफी ज्यादा ऐड किया है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन साइलेंट ग्रीफ करके मिल जाएगा, फीलिंग अनएप्रिशिएटेड, कहते हैं ना हर किसी को अप्रिशिएशन चाहिए, लेकिन कुछ को नहीं भी चाहिए। तो अगर है कोई ऐसा जो अनएप्रिशिएटेड फील कर रहा है, तो नेग्लेक्टेड या फोरसेकंड फीलिंग करके आप उसको वहां पे ढूंढ सकते हैं रिपर्टरी में। लिविंग अंडर कांस्टेंट इमोशनल प्रेशर, वेक्सेशन एंड केयरफुल ऑफ, इस तरीके से रूब्रिक आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो जो आपका एनालिसिस बन रहा है उनमें आप रूब्रिक जरूर लीजिए, आपका डिफरेंशिएशन तुरंत मिल जाएगा आपको रेमेडीज का। क्योंकि डिसीज जो आपने पढ़ा है ना कि डिसीज एक होती है, सिम्टम्स कई होते हैं, और होम्योपैथी में एक दवाई हजारों सिम्टम्स कवर करती है। तो हम हजारों दवाई के लिए हजारों रेमेडी नहीं देंगे या सिम्टम्स के आधार पे। तो आप एनालिसिस के जब आप इस तरीके सिम्टम डालेंगे तो आपका एनालिसिस बहुत क्लियर होता जाएगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ अटैक पैटर्न जो रहता है, तो जैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म, जब इस तरीके की भावनाएं डेवलप होंगी तो एक ऑटोइम्यून लेवल पे बॉडी आपका नेगेटिव फीडबैक खुद को देने लगती है। तो जैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म, तो माइंड सेल्फ रिप्रोच, खुद को गलत बोलने लगेगा, खुद के लिए नेगेटिव भावना लाने लगेगा। तो आप ये यूज कर सकते हैं। पेशेंट हर चीज बताएगा आपको, सेल्फ हैटर्ड, डीप गिल्ट, कई बार पेशेंट क्लिनिक में आता है, बोलता है सर बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मतलब वो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की केस टेकिंग में 15 बार ये चीज का जिक्र कर देगा कि सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी है, मेरे से कुछ गलती हो गई थी। तो वहां पे आप बिल्कुल डिल्यूजन, गिल्ट, हैज कमिटेड अ क्राइम या फिर रिमोर्स, ये सारे रूब्रिक्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ, ये एक बहुत डीप रूब्रिक है या कंडीशन है पेशेंट की, जिसमें पेशेंट हमेशा खुद को कम आंकता है, हमेशा खुद को कहीं ना कहीं बोलता है कि शायद मुझ में ही गलती रही होगी, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ही इस लायक नहीं हूँ। तो ये रोज एक दिन का नहीं है, ये रोज एक कमांड उसके ब्रेन को मिलता है, और वही कमांड उसको नेगेटिव फीडबैक जनरेट करता है उसकी बॉडी में। तो डिल्यूजन, वर्थलेस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉमन रूब्रिक आप यूज करते होंगे, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंट खुद बोलता है कि सर पता नहीं 1 साल से बहुत कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, पहले जहाँ पे प्रेजेंट करता था, स्टैंड करता था, आज नहीं हो पाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये रूब्रिक आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि उसका इनेट है, ये वो खुशी से नहीं बोल रहा कि डॉक्टर के सामने बना कर बातें बोल रहा है, ये वो तकलीफ में है, और जो तकलीफ में है वही उसको दूसरी तकलीफ को ढकेल रही है। Patient often shows perfectionist personalities, feeling never good enough, disease symbolic represent, तो ये सब चीजें आप रूब्रिक के फॉर्म में मिल जाएंगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में देखें तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑक्यूपेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रेशर्स, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, इमोशनल ट्रॉमा, ये सभी चीजें आपको एक टिपिकल स्ट्रेस फैक्टर की ओर आगे ले जाती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगा कि ये पर्सन है, ये पेशेंट है, आगे बहुत कुछ इसके साथ ऑटोइम्यून के रूप में गलत हो सकता है। ग्रीफ एंड इमोशनल ट्रॉमा, लव ऑफ, ये आपने पढ़ा भी होगा, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस ऑफ लव्ड वंस, रूब्रिक्स आपने पढ़े होंगे, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, इमोशनल अबैंडनमेंट,
या चाइल्डहुड नेग्लेक्शन, जो सबसे ज्यादा आजकल कहना चाहिए बहुत बेसिक कॉज हो गया है छोटे छोटे बच्चों में। क्लिनिक्स पे आप देखेंगे, हमारे कई और भी आप जाते होंगे, यहाँ पे देखते होंगे, हॉस्पिटल्स जाते होंगे, देखते होंगे 5-5, 6-6 साल के बच्चे डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं, टाइप पर उनका शुगर 5-5, 6-6 जा रहा है, जो 120 होना चाहिए अपर लिमिट, वो 5-5, 6-6 जा रहा है। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, देखिए उन्होंने वही पढ़ा है, जैसे ही 500 के ऊपर गया, 300 के ऊपर गया, वो कहते हैं इंसुलिन लेना पड़ेगा। मैंने खुद देखा है, 6 साल का ही मैं केस भी दिखाऊंगा, 12-13 साल की बच्ची है, दिन में 4 बार इंसुलिन खुद अपने पेट पे लगाती, खुद के हाथ से, उसके पूरे पेट पे स्वेलिंग थी उस बच्ची की। मतलब वो जब बोल रही थी तब मैं सुन के इतना भावुक हो गया कि एक 12-13 साल की बच्ची इंसुलिन खुद लेती है 8-8 यूनिट दिन में 3-4 बार, और कुछ नहीं, उन्होंने बोला लगते रहेंगे, पहले 4 यूनिट से चालू हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, आगे जाके 25-50 तक भी पहुंच जाएगा, फिर बोल देंगे कुछ नहीं बचा है। तो ये चीजों को हमको समझना है कि होम्योपैथी क्या कर सकती है। तो ये जो जितने भी चाइल्डहुड नेग्लेक्शन से ट्रॉमाज है, बच्चे को कहीं ना कहीं बड़े तक परेशान करेंगे। तो अगर कोई पेशेंट आता है, इसलिए हमेशा बोला गया है कि आप उसका कहीं ना कहीं एक बचपन जरूर पूछिए, बचपन कैसा उसका बीता है, क्योंकि बचपन का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर्स उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो जो ऑर्गेनन में 93 में भी लिखा हो कि कंटिन्यूड ग्रीव वैक्सेशन, तो ऑर्गेनन वाले इस चीज को अच्छे समझ सकते हैं कि कंटिन्यूड ग्रीव वैक्सेशन, फ्रीक्वेंट फ्राइट्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। सप्रेशन ऑफ नेचुरल एक्सप्रेशंस, इमोशनल सप्रेशन। अब ये जो पहले भी जो मैंने डिस्कस किया था कि आपको सप्रेसिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ना करके क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना है। क्यों? क्योंकि इमोशनल सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ स्किन डिसीजेस, हार्मोनल सप्रेशंस, रिपीटेड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, ये बहुत कॉमन हो चुका है। लोग पीआरपी कराते हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं तो स्टेरॉइड्स लगाना चालू कर देते, एलोपेशिया डेवलप कर लेते। कई सारे केसेस में आगे दिखाऊंगा, ज्यादा समय नहीं है तो कुछ पिक्चर्स ही लाया हूँ, बाकी कभी मौका मिला तो और भी अलग से केस प्रेजेंट करूंगा। तो अच्छा वाला पेशेंट था, हेयर थिनिंग हो रही थी, स्टेरॉइड चालू कर दिए, एलोपेशिया हो गया। एलोपेशिया में जैसे स्पॉट्स में उसके बाल जाने लगे। अब वहां पर जब उसने पूछा कि इन कारण से हुआ, वो डायरेक्टली डिनाई कर देते, नहीं नहीं, वो तो हमारे हजारों पेशेंट लेते हैं, बहुत अच्छे बाल रहते हैं, वो तो आपके साथ ही हुआ है। तो उसके साथ हुआ क्यों, वो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि उसके साथ कहीं ना कहीं वैसी तकलीफें चल रही थी, चाहे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल, उसको एक मौका मिल गया स्टेरॉइड के रूम में उसकी बीमारी को ऑटोइम्यून करने का, और वो जाके आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो गया। सप्रेशन में ड्राइव डिसीज डीपर इनटू द ऑर्गेनिज्म। So external application that suppresses eruptions drive the disease inward, ये हैनिमैन chronic disease में 200-250 साल पहले बता दिया। अब आप समझिए, जो आज लोग बता रहे हैं, आज रिसर्च करते हैं, फिर उस पर पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है, रिसर्च होता है, फिर बोलते हैं स्टेरॉइड गड़बड़ है। WHO खुद बोल रहा है कि वैक्सीन की आज जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब जो चीज पहले वो बोलते थे श्योर है, अब वो 50-50 पे आ गए, और तो समय आप बोलेंगे जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें आपको समझना चाहिए खुद के सेल्फ इंस्टिंक्ट से कि क्या सही और क्या नहीं, और अपने पेशेंट के लिए क्या सही है। अपने हैनिमैन सर तब बता चुके इन सब चीजों के बारे में। ऑब्जर्वेशनल केस टेकिंग इन ऑटोइम्यून डिसीज, अभी जो वर्ड मैंने यूज किया है ऑब्जर्वेशनल केस टेकिंग, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीज जैसा कि है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, वो भी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो ये जो आपको जो केस टेकिंग का पॉइंट रहेगा वो भी ऑब्जर्वेशनल ज्यादा रहेगा, ना कि सब्जेक्टिव। वहां पे आपको ज्यादा ऑब्जर्व करना है, पेशेंट बोलते समय कैसा हो रहा है, भावुक हो रहा है, आपसे बातें करते करते उसकी आंखें भर आई, बस यही पॉइंट आपको नोट करना है। क्योंकि एक चीज एज अ क्लिनिशियन बोल लीजिए, आपका सीनियर बोल लीजिए, एक चीज हमेशा आप क्लिनिक में नोट करना कि इंटेंसिटी होनी चाहिए सिम्टम में। पेशेंट बोला हाँ गुस्सा आता है, अरे गुस्सा किसको नहीं आता है, दुनिया में हर इंसान को गुस्सा आता है। वो गुस्से में इंटेंसिटी होनी चाहिए। बुरा लगता है, हाँ बुरा लगता है, वो इंटेंसिटी होनी चाहिए बुरे लगने की। अगर आपको घर पे जाके कोई पानी के लिए ना पूछो और आपको बुरा लग जाए, हाँ ये है आपका बुरा लग गया। तो छोटी छोटी चीज में इंटेंसिटी होगी, देन इट बिकम योर सिम्टम। हर नहीं तो जनरल कंडीशन को आप सिम्टम नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, बिहेवियर एंड नॉन वर्बल expressions rather than only relying on what the patient says. पेशेंट जो बोल रहा है हमको मतलब नहीं है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेशेंट ने बोला ठीक है नोट करिए, आप भी उसको वैलिडेट करिए कि जो पेशेंट बोल रहा सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा। एक पेशेंट था हमारे पास, मतलब फीमेल थी, आती थी, बच्चे के लिए आई, मतलब ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक हो गई, इसने कि सर बच्चा खाता नहीं है, कुछ दवाई दे दी। जब नहीं बच्चे को लेके आई
कि सर अब वो स्कूल में रहता, कोचिंग में रहते, कैरिकुलर एक्टिविटीज इतनी हो गई, आप ही दवाई दे दीजिए सर, कुछ थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। खाना नहीं खाता, मतलब उनका पूरा कंसर्न खाना नहीं खाता। ठीक है भाई, हमने भी दे दी कुछ दवाइयाँ। फिर अगली बार आए कि हाँ सर ठीक है खा तो रहा लेकिन नहीं खा रहा, और दे दी, एक बार और दे दी दवाई 15 दिन की। फिर अगले महीने भी आके सर नहीं खा रहा है वैसे खाना, तो इस बार उसको लेके आएगा, हम अब दवाई नहीं देंगे। बच्चा आया, बच्चा था मात्र 12-13 साल का, बच्चे का वजन था नियर अबाउट 65 kg, इतना चबी बच्चा। मैंने भी ये खा नहीं रहा है, खाता तो क्या करता, अच्छा इसको भूख नहीं लग रही है। तो प्रॉब्लम क्या है, आजकल सब जानते हैं कैंटीन से, वो सीधा जाके उसको जब अलग से पूछा तब भी नहीं बोला मम्मी पापा को काउंट, इसलिए कभी भी क्लिनिक बनाना, थोड़ा सा भले छोटा क्लिनिक बनाना, पेरेंट्स को या जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं उनको बाहर रखने की जगह इतना रखना कि आप कभी काउंसलिंग रहे तो अकेले वो पूछ पाओ। बच्चे को बैठा ला, मैंने कि क्या है शेड्यूल तुम्हारा, सुबह से बताओ, स्कूल में जाके क्या करते हो, उसने सब बता दिया, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, पेटीज खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, और टिफिन दोस्तों को खिला देता हूँ। तो अब बच्चा कहाँ से खाएगा घर आके खाना, वहीं से खाते चला हुआ आ रहा है। तो आपको पेशेंट पर रिलाई नहीं करना है, आपको खुद से भी अपना ऑब्जर्वेशन देखना है। इट इंक्लूड्स, तो इनमें कई सारी चीजें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर, पोस्चर्स, गेट, मूवमेंट, वॉइस, स्पीच, लैंग्वेजेस, स्किन कलर, पर्सपिरेशन, उसके बिहेवियर में रेस्टलेस है, स्लगिश है, एंग्विश है, पेशेंट पूरे बैठा बैठा पैर हिला रहा है, ये उसकी एंजाइटी है। आपको नोट करना है, पेशेंट नहीं बताएगा कि मैं पैर हिला रहा हूँ, आपको रेस्टलेस लेना है उसको। बच्चे एक जगह बैठ ही नहीं रहा, पूरा क्लिनिक छान मारा उसने, तो ये चीज आपको समझनी है, एनर्जी, वाइटलिटी, ये सब चीज आपको समझ में आएगी। बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल केस टेकिंग, अब ये जरूरी क्यों है, क्यों? सबसे पहला बहुत अच्छा पॉइंट कि एनहांस इंडिविजुअलाइजेशन। सबसे पहले तो हमको अपने पेशेंट को समझने में हेल्प होती है एज अ इंडिविजुअलिटी, क्योंकि बोला गया होम्योपैथी में कि हम एक नहीं है, हम सब अलग हैं, और हमारी बॉडी अलग नहीं है, हमारी बॉडी एक है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जिसको बोला गया है। तो हमको वो चीज समझ में आती है जब हम ऑब्जर्वेशनल केस टेकिंग लेते हैं, हम पेशेंट को इंडिविजुअली समझ पाते हैं कि अच्छा तो जुड़वा भाई भी होते हैं, राम और श्याम, आप नहीं पहचान पाएंगे, उनकी माँ पहचान लेती कि ये राम है और ये श्याम है। कैसे? उनके कुछ बिहेवियर में, उनकी कुछ आदतों में थोड़ा सा अंतर होता है जो उसे माँ पहचानती है। तो ये क्या इंडिविजुअलिटी तो है, उसकी आदतें, उसका रहन सहन, बाहर से दोनों एक से दिख रहे हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, आप पहचान ही नहीं सकते, लेकिन उनकी माँ पहचान ले रही, क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन है वहां पे। सपोर्ट, रेमेडी, डिफरेंशिएशन, वही चीज कि आप जितना अच्छे से अपने पेशेंट को ऑब्जर्व कर पाएंगे उतना आसानी से, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मटेरिया ही करती है। मटेरिया वाले खुश हो जाएं थोड़ा सा, जो भी हैं, क्योंकि आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मटेरिया ही फाइनल सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, बट रिपर्टरी वो टूल है जो वहां तक ले जाएगा, और ऑर्गेनन के बिना आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे। ऑर्गेनन ही आपको कहीं ना कहीं वो एनर्जी देगा कि आप समझ पाए कि हाँ भाई किस तरीके से हमको प्रोसीड करना, नियम कानून वो सारे ऑर्गेनन बताएगा आपको, इनके ऑब्जर्वेशन हो चाहे हैरिंग्स लॉ, वो आपको सब समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका रेमेडी डिफरेंशिएशन के लिए वो ऑब्जर्वेशन हेल्प करेगा। इंप्रूव फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप। आप देखिए ऑटोइम्यून डिसीज है, लंबे समय की बीमारी है, एक लंबी केस टेकिंग होने वाली है, और हो सकता थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट भी लंबा चले, और ऐसा नहीं कि लंबे में 2-4 साल चलेगा, 1 महीने में भी अंतर आने लगता है होम्योपैथी में, और 2 महीने में तो कई बार पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं ऑटोइम्यून डिसीजेस में। तो आपको ये जो लंबी केस टेकिंग, लंबा प्रोसेस चलने वाला है, उसमें जब आप ऑब्जर्वेशनल पेशेंट को समझते हैं, पेशेंट आपके सामने हंसता है या रोता है, ऐसा बोला गया कि अगर क्लिनिक में पेशेंट आपके सामने एक बार खुल के हंस दिया और एक बार खुल के रो दिया, आधा पेशेंट वहीं ठीक हो गया, क्योंकि वो आपको एक्सप्रेस कर दिया उसने सब कुछ। क्योंकि इंसान हर किसी के सामने ना हंसता है और ना खुल के रोता है, बनावटी अलग बात है, लेकिन हाँ अगर आपने उसके वो टच पॉइंट्स कर लिए जो उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपके लिए पेशेंट बंद जाता है। तो ये आपको पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो उसमें मेंटेन करने में हेल्प करेगी केस टेकिंग। प्रोवाइड नॉन वर्बल क्लूज विच मिस ड्यूरिंग वर्बल कम्युनिकेशंस, तो क्लूज भी हमको ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मिलते हैं। द होम्योपैथिक अप्रोच रेपर्टोरियल केस टेकिंग, तो हम सिंपली हम इसको फिर से जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि हमको फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर तरीके से हॉलिस्टिक एवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है। तो हमारी कंप्रेहेंसिव एक असेसमेंट आपको मिल जाएगा। द माइंड चैप्टर जो हमारे लिए वरदानी है कि रिपर्टरी ने उसको अलग से कर दिया, नहीं तो आप हर रेमेडी पढ़ने बैठते सारे माइंड कंफ्यूज हो जाते हैं। रिपर्टरी कोई भी हो, चाहे कैंट हो चाहे कोई भी हो, उसने कहीं ना कहीं मैक्सिमम रिपर्टरीज ने अलग से मेंटल को एक स्थान दिया, एक स्पेस दिया है, ताकि आप वहां से अपने पेशेंट को समझ पाए।
फिजिकल तो आपको आराम से मिल जाएंगे, मेंटल को थोड़ा सा समझना रहता है। तो वो कंटिन्यू जब आप प्रैक्टिस करते हैं, रूब्रिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, यूजी वाले पीजी से आप पूछ सकते हैं, जब लेक्चर्स आते हैं तो आपको डिफरेंशिएट बताएंगे रूब्रिक्स। तो वहाँ से ऑटोइम्यून रूब्रिक्स, ऑटोइम्यून रूब्रिक नहीं मिलते बट कई सारे रूब्रिक जो पहले मैंने बताई कंडीशंस, वो सारे ऑटोइम्यून रूब्रिक्स हैं, तो वो आप वहाँ से असेस कर पाते हैं। सिमिलिमम सिलेक्शन आपका फाइनल जो आपके की पॉइंट्स हैं, की सिम्टम्स हैं, वो आपको हेल्प करें। तो पेशेंट का इंटरव्यू हुआ है, वहाँ पे उसने अपने सारे एक्सप्लोरिंग फिजिकल सिम्टम, इमोशनल, लाइफ सर्कमस्टेंसेस सभी बताए हैं। सिम्टम को आइडेंटिफाई किया आपने, रेपर्टाइजेशन की हेल्प से प्रॉपर उसकी सिम्टम की टोटलिटी बना के एनालिसिस को आगे बढ़ाया है। फिर मटेरिया मेडिका ने आपकी हेल्प करी है टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को समझ के रेमेडी, और फाइनली एक आपकी रेमेडी सिलेक्ट होकर उस पेशेंट के लिए जीवन दायिनी दवाई के रूप में काम करती है। इमोशनल कॉजेस एंड लाइफ इवेंट इफेक्टिंग डिफरेंट एज ग्रुप, ये चीज जो मैं लाया हूँ थोड़ा सा, ये आपके लिए शायद ज्यादा बेनिफिटेड रहेगी कि कितना कि हर इंसान जब से वो पैदा हुआ है, जैसे माँ के पेट से बाहर हुआ, हर चीज उसको अफेक्ट करेगी। एक्वायर्ड हेरिडिटरी तो वो लेके आया हुआ है, अब उसको हर एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो सिंस फ्रॉम द एज ग्रुप फ्रॉम इन्फेंट टू टॉडलर्स, तो क्या कुछ मिक्स कॉज दे रहा हूँ, या आप आपके दिमाग में रख सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे तो पिक ले सकते हैं। कभी भी पेशेंट आए छोटा, लोग कहते हैं ना सर 6 महीने के बच्चे की हम क्या केस टिकेंगे, 1 साल के बच्चे की हम क्या केस टिकेंगे, आप सब ले सकते हो, 1 महीने के बच्चे की भी केस टिकिंग ले सकते हो। बस उसमें आपको समझना पड़ता है कि उस 1 महीने के बच्चे में हमको वो बताएगा नहीं बोल के, आपको समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस हो सकती है जिस कारण से आज भी वो बच्चा 6 महीने का 1 महीने का परेशान है। जैसे फियर और फ्राइट आउट ऑफ सडन फॉल और स्कोल्डेड बाय समवन, toddlers getting afraid of new people or suddenly someone shouting at them. Children who are exposed to something new for the first time, especially some religious rituals or possessions where a lot of people and noise make him scared. भोपाल में रहता है कपल है, या बेंगलोर में रहता है, या कोई मेट्रो सिटी में रहता है, 3-4 साल से अकेले रह रहे हैं, मियाँ बीबी, उनका एक छोटा सा बच्चा है। अब जो हिंदू लोग जो जानते होंगे, अब सिंपल एक रिचुअल होता है मुंडन, बाल जो उतारे जाते हैं उसको मुंडन बोलते हैं। तो गया अपने दादा नानी के घर, जहाँ पर भी गया, वहाँ पे थोड़ा अच्छा एक सेलिब्रेशन होता है। बच्चे ने उस फ्लैट में रहता था पुणे हैदराबाद में, कभी 3-4 लोग से ज्यादा लोग नहीं देखे थे। वहां जैसे ही वो गया, उसको हजारों में लोग दिखे, और वो हजारों के लोग, अब वो बच्चे का हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है, वो नहीं एक्सट्रोवर्टेड बच्चा, वो नहीं बहुत लोगों से एकदम से घुलने मिलने वाला उसका कैरेक्टर, क्योंकि बचपन से चीज आ गई, और सब उसको गोदी लिए जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बच्चा हो गया बीमार अगले दिन। आपने क्या किया, ले जाके उसको एंटीबायोटिक चालू कर दिया। क्यों? आपको वो चीज समझनी है कि अरे वो एक्सपोजर में आया इतने सारे लोगों के, वो डर गया है। तो आपको थोड़ा सा उसको एक होम्योपैथी दे के, या उसके बिहेवियर को समझ के, जैसे ही आप ऐसा होम्योपैथी उसको कोई भी एक डोज देंगे, वो तुरंत रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो उस तरीके का नेचर समझ नहीं पा रहा था। तो इस तरह की कंडीशन अगर किसी बच्चे के साथ होती है, कॉज मिलता है, इसलिए आप कॉज पूछिए, कब से हुआ है? सर वो जब से घर गए। घर पे क्यों गए थे? सर ऐसा सा प्रोग्राम था। इससे पहले कभी मिले? नहीं सर, ऐसा तो पहले से सिनेरियो हुई। सर उसने तो 2-4 लोगों से ज्यादा है, पहली बार उसने हजारों लोगों को देखा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इस तरह की कंडीशन। चाइल्ड इज फ्रीक्वेंटली एक्सपोज्ड टू पेरेंट्स क्वारल और डिस्कर्ड्स। छोटा सा बच्चा है, भले माँ की गोदी में है, लेकिन मम्मी पापा रोज लड़ते हैं, बच्चा फील करता है, उसके सेंसेस एक्टिव हैं, वो टच से फील करता है, वो फेशियल एक्सप्रेशन से फील करता है, वो सभी चीजें फील करके फिर खुद के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करता है। तो अगर कंटिन्यू लड़ाई है, झगड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी पेशेंट्स को आप समझना चाहिए। अब इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, आपको उनकी काउंसलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी छोटे बच्चों में। मदर ऑफ द चाइल्ड बीइंग सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट फ्रॉम इन-लॉज इन फ्रंट ऑफ द फैमिली। मूवीज में देखते हैं ना, सास मार रही है बहू को, बच्चा रो रहा है बगल में बैठा हुआ, तो ये क्या है? वो बच्चा कंटिन्यू। एक बहुत अच्छी मूवी आपने देखी होगी, केजीएफ देखी सबने? केजीएफ, रॉकी भाई नहीं देखी? चलो यार, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों लोग। तो रॉकी भाई जो देखा होगा बचपन से, माँ के साथ उसने क्या क्या चीजें देखी हैं, तो एक सीन है उसमें एक बन गिर जाता है, तो वो बन को उठाने के लिए, वो पाव को उठाने के लिए, वो पूरा का पूरा इतना वायलेंटली एक एक्शन लेता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से वो चीज देखी है, तो उसकी जो कहीं ना कहीं मेमोरी है, उसका जो कहीं ना कहीं पेस ऑफ लाइफ है, उसी तरीके से डिसाइड हुआ है। तो आप उस पूरी मूवी में देखिएगा, तो बहुत खतरनाक, मतलब गैंगस्टर दिखाया है, लेकिन किसी महिला पे, बच्चे पे कभी वो अत्याचार नहीं करेगा।
वो सब गंदे लोग या जो जिन लोगों से उसको बदला लेना है, बस उन्हीं से लेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी में वो चीज है। तो बच्चा यहाँ से वो चीज एक्सेप्ट करता है छोटे से कि मेरी माँ को परेशान किया गया है, मेरी माँ को इतना ज्यादा हर्ट किया गया है, तो वो फीलिंग समझता है। Child seeing weeping very often developing feeling of insecurity and grief. माँ बार बार रोगी या रोएगी, इस तरीके से खुद को वीक फील करेगी, बच्चा भी खुद को वीक फील करेगा। Child is kept away from mother because mother is a working female, so resumes for her job. आजकल काफी फ्रिक्वेंट हो गया है, बच्चे पैदा होते हैं 2-4 महीने बाद माँ अपने काम पे चली जाती है, तो जो पैटर्न होता है अपब्रिंगिंग का, वो भी कहीं ना कहीं एक मिसिंग पॉइंट होता है, जो उसकी आगे जाके ऑटो इम्यून वाली जो कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप करने की, तो वो कई चीजें मिस करता है। तो वहां से भी आप पूछ सकते हैं कि अच्छा वो सेंसिटिव इसलिए रहा क्योंकि उसको उस तरीके का लगाव मिला ही नहीं। मदर्स हैविंग सब क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज और मेंटल इलनेसेस, उसमें भी बच्चों को अलग कर दिया जाता है। इन बिटवीन पेरेंट्स वेंट फॉर 1 to 2 days लीविंग द चाइल्ड विद द ग्रैंड पेरेंट्स और विद द रिलेटिव्स, नहीं रहना है उस बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जबरदस्ती छोड़ के गए, वो डेवलप कर लेगा वो चीजें। चाइल्ड बेसिक डिमांड, कितना बच्चा सो रहा है, उसको कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, उसको कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं चाहिए, उसको बेसिक नीड चाहिए, छोटे से टॉडलर को, इन्फेंट को, खाना पीना, बेसिक डिमांड उसके, एडेक्वेट फूड, अटेंशन, क्लोथिंग, हाइजीन। अब यही नहीं मिल रही है क्योंकि माँ बाप जैसा ख्याल रखते हैं और एक काउंसलर या आया या नैनी वो वैसा ख्याल रखेगी। तो आजकल जो पैटर्न है वो भी आप पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम में किसके साथ रहता है, माँ के साथ रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, किसी नैनी के साथ रहता है। तो आप वहां से भी समझ सकते हैं कि बच्चा किस मूड का, मतलब किस तरीके से उसका मूड चेंज हो रहा है। चाइल्ड गॉट फ्राइटेंड बाय सीइंग और कमिंग इन कांटेक्ट विद एनी पेट एनिमल, बच्चा छोटा है, वो तो पहली बार जो चीज देख रहा है उसके लिए हर चीज पहली है। पहली बार कोई पेट को देखा, पेट भी उसके ऊपर एकदम से ऊपर आ गया, कोई बहुत फ्रेंडली पेट था और ऊपर से भले खेलने के लिए आया था लेकिन बच्चा डर गया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी उसको अफेक्ट करती है। बच्चे कई बार चीख जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बुखार आ जाता है, तो एंटीबायोटिक नहीं देना है, उस कंडीशन को समझना है कि क्या हुआ है, और रिपर्टरी में सब कुछ है, सब कुछ है, बस आपको सिम्टम ढूंढना है और दवाई देनी है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये देखा हुआ है दरअसल सफारी, सबको याद है, मैं कभी पतला